अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबहानी तालीम स्पेशल से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौसमी असरात, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असरात पाकिस्तान पे हो रहे हैं और अभी हमने देखा कि हमारा तालीमी सिस्टम भी उससे मुतासर हुआ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी उससे मुतासर हो रही है। बच्चों की स्कूल को छुट्टियां देनी पड़ी और सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ तो उसके साथ ही स्कूलों में बच्चों की छुट्टियों में इजाफ़ा कर दिया गया। इस तरह 2 महीने पहले स्मोक की वजह से छुट्टियां देनी पड़ी। इसी तरह ये मौसमी असरात की वजह से हमारी जो फसलें हैं, क्रॉप्स, वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। और आज हम बात करेंगे हमारा इस मौजू पर और क्रॉप पैटर्न्स पर और क्रॉप वैल्यू एडिशंस पर। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत इस मौजू पे बात करने के लिए, प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ मोहम्मद शेख साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, इनका हम खुसूसी तौर पे बहुत शुक्रिया करेंगे। और ये ज़राअत में इन्होंने MSc ऑस्ट्रेलिया सिडनी यूनिवर्सिटी से और फिर अपनी डॉक्टरेट सिडनी यूनिवर्सिटी से की है और अब अपनी खिदमात सिंध में लाड़काना यूनिवर्सिटी में फ़राहम कर रहे हैं और एग्री इकनॉमिक्स के माहिरीन में शुमार होते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। डॉक्टर साहब, पहले हम बात करेंगे जैसे पूरी दुनिया में मौसमी असरात मुरतब हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, और इसका इम्पेक्ट एग्रीकल्चर पे भी आ रहा है, खुसूसन पाकिस्तान में भी। अब देखें, एकदम शदीद सर्दी पड़ी है और अब सुना है कि बर्फ़बारी भी हो सकती है। अब पंजाब के मैदानी इलाकों में अगर बर्फ़बारी हो तो यहाँ की फसलों का क्या हाल होगा? मेहरबानी डॉक्टर साहब। बेसिकली क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में, जैसे रिसेंटली मैं आई वेंट टू जर्मनी, तो वो लोग कह रहे थे कि हमें इतनी ज़्यादा गर्मी कभी नहीं हुई कि 44 भी हुआ, 45 भी हुआ जर्मनी में। ऐसे ही यूरोप, अमेरिका, वहाँ भी क्लाइमेट चेंज के असरात आ रहे हैं। लेकिन हम पे वो असरात इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारी जो फसलें हैं, हम ट्रेडिशनली सिर्फ काटन, राइस और वीट पे हैं। हम तीन चार जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, हम उस पे ही हमारा फार्मर जो है ना जा रहा है। फार्मर वैल्यू एडिशन जो क्रॉप्स हैं उस पे नहीं जाता, कैश क्रॉप पे बहुत कम जा रहे हैं, वेजिटेबल हमारी 1% भी नहीं है। तो हमें क्लाइमेट चेंज को देख के हमें अंदाजा होना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन हम पहले काश्त करें। अगर गंदम जैसे 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, और रिसेंटली मैंने सर्वे किया है कि पंजाब में अभी तक वो गंदम उगाए जा रहे हैं। जब वो उगाए जा रहे हैं तो उसका असर होगा, क्योंकि क्लाइमेट एकदम ठंडी, एकदम गर्म, वो फसल पे उसका असर आएगा, उसका बहुत ज्यादा असर आएगा। फिर कहेंगे जी वो हमारी फसल हमारी पर एकड़ यील्ड कम है। और तो इसी तरह के जो राइस है, कालाशाह, काकुल, ये सारे मैंने विजिट किए हैं। तो राइस भी इस दफा पंजाब में काफी लेट राइस जो है ना वो हार्वेस्ट हुई है। काश्त भी देखो पंजाब और सिंध में वो भी अगस्त तक काश्त हुई है, फिर हार्वेस्ट हुई है वो नवंबर में। उसके बाद फार्मर को थोड़ा टाइम चाहिए लैंड प्रिपरेशन के लिए। जी। तो वो जब वो 15 दिसंबर तक वो काश्त करेंगे वीट, तो डेफिनेटली उसकी यील्ड कम आएगी, क्योंकि क्लाइमेट इतना चेंज हो चुका है। यील्ड कम आएगी, फसल कम होगी तो उनकी इनकम कम होगी और नेशनल इनकम में भी उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होगा। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान आपको पता है 70% एग्री बेस्ड कंट्री है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये क्लाइमेट चेंज को, इन तब्दीलियाँ जो कि अब तो आ गई हैं, असरअंदाज होना शुरू हो गई हुई हैं, तो गवर्नमेंट ने इस पे कोई मैय्यज़ नहीं लिए, फार्मर्स को एजुकेट नहीं किया? देखिए, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रिसर्च और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वो तहकीक में लगे पड़े हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें कौन से मल्टीपल क्रॉप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जैसे सोयाबीन है, जैसे मस्टर्ड है, जो हमारे पुराने जैसे मस्टर्ड जो है ना, वो ऑयल सीड क्रॉप जो भी है, मोस्टली वो नहीं कर रहे हैं हमारे लोग।
और मैंने अभी देखा है रिसेंटली कि जो वेजिटेबल है उस पे भी सिर्फ 2% से 3% तक लोग कर वो रहे भी हैं। ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल है वो जो उसमें साइंटिफिक है, टनल फार्मिंग और जो उसकी नई नई जिद्दत आ गई है, उस तरफ भी बहुत कम जाते हैं। वैसे मैंने रिसेंटली एक विजिट किया है फार्म पे फैसलाबाद में, हाई टनल, उधर कुकम्बर भी था, उधर टमाटो भी था। तो अब लोगों को जाना चाहिए हाई टनल पे, वॉकिंग टनल पे, क्योंकि अब लो टनल पे भी जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जो जरूरत है, टमाटो जब अप्रैल में उसकी प्राइस होती है 5 रुपए, तो क्यों नहीं हम एक वैल्यू एडिशन करें टमाटो में कि हमारा टमाटो प्रिजर्व करके उससे केचप बनाएं, उससे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो बनाएं। या ड्राई टमाटो, स्पेन, मिस्र, काफी सारे मुल्क हैं जो ड्राई टमाटो पूरी दुनिया को दे रहे हैं। या वो पैक करके टमाटो जो है ना, उसको पैक के शिकल में उसको टिन पैक करके जो भी डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं उनको दें। ऐसे ही आप देखें जो चना है, चने की काश्त की जाए, जो दालें हैं उनकी काश्त की जाए। ये इसमें अक्सर हम इंपोर्ट करते हैं और अपना कीमती ज़र मुबादला जो है ना उसमें जाता है हमारा, जबकि हम खुद एग्रीकल्चर में, आपकी महारत जो है वो इसी में है, एग्री इकॉनमी में और इंटरनेशनल ट्रेड में। तो आप बड़ी मौजूद शख्सियत है इस मौजू पे बात करने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि हम ये रवायती क्रॉप से निकल कर जो वैल्यू एडिटेड चीज़ें हैं, जिनकी आसानी से वैल्यू एड हो जाए और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, मुल्क की आमदनी में इजाफा हो सकता है, वो कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती सर? क्रॉप, अगर आप वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो आपके सारे वेजिटेबल्स, आपकी जो है ना मूंग, आपका सोयाबीन, आपका कैश, उसके अलावा आप पल्सेस में जाएं, क्योंकि इंपोर्ट बिल कितना जा रहा है। लेंटिल हम पूरी इंपोर्ट करते हैं। अभी हमने मूंग बींग और इसमें थोड़ा सा, इसमें चने में हम खुद कफील हुए हैं, लेकिन स्टिल वी आर इंपोर्टिंग। चना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मूंग बीन लास्ट ईयर जो 2022 की रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलियन का भी प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है पल्सेस का, तो उसका भी असर हुआ है कि मूंग बीन में हम अभी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। अच्छा। लेकिन लेंटिल और चिकपी हम अभी भी मंगा रहे हैं। तो अब ये क्या करें कि हमारी जो कंपीटिंग क्रॉप है वीट, लोगों को ये पता ही नहीं कि चना जो है, अगर हम काश्त की जाए चने की, उसकी अच्छी वैरायटी हम बिटल 2020 उसको करें या तुर्की की वैरायटी करें, तो चना हमारा 20 से 22 मन आ सकता है पर एकड़। वो वीट से बहुत अच्छा है, क्योंकि चना अगर आप ग्रेडेड चना मार्केट में देंगे, वो द ब्रांड नेम, वो 550 का बिक रहा है। तो हमारे फार्मर्स को चाहिए कि अब वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को छोड़ें, वो आए और मल्टीपल क्रॉप की तरफ आए, डिफरेंट क्रॉप की तरफ। डॉक्टर साहब, इसकी एक ये भी वजह हो सकती है, जो देखा गया है कि वो जो हमारे फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनली चल रहे हैं, उनके बाप दादा फार्मिंग कर रहे थे, उन्होंने उनसे सीखा, उन्होंने उनसे गंदम उगानी सीखी है या चावल उगानी सीखा है। वो एक नई फसल पे वो जाके इतना वो समझते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं, रिस्क नहीं, तो उनको इसके बारे में एजुकेट करना है या कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आया कि वो इस पे तैयार होते हैं कि नहीं? वैसे मैंने देखा है कि फार्मर को जब आप मोटिवेट करते हैं, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, हम उनको बताते हैं कि भाई ये चना आप उगाएं, तो हम जब फार्मर्स को मोटिवेट करते हैं तो जाहिर है 30% फार्मर्स वो काफी मोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन 70% होते हैं, हो जाते और वो भी चना और मूंग बीन को काश्त करते हैं। मूंग बीन तो देखें ना आप, आपकी गदम सिंध में पहले काश्त हो जाती है मार्च में, तो आप मार्च में ही मूंग लगाएं, मूंग बीन की फसल को लगाएं, वो 60 दिन की फसल है। आप फिर उसके बाद राइस थर्ड क्रॉप आप करके मूंग बीन को लगाएं, तो उससे भी आपकी एक तो इनकम बढ़ेगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी आपकी जमीन में। अच्छा, तो फ्री में आपको नाइट्रोजन भी मिल रही है, आपको तो खाद भी मिल रही है। तो लोगों को थोड़ी एजुकेशन की जरूरत है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर दे हैव टू गो डोर टू डोर टू द पीपल ऑफ टू द फार्मर्स, उनको चाहिए। और हमारे फील्ड स्कूल्स भी हैं,
हमारी यूनिवर्सिटी ने काफी जगहों पे जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ हमारे फील्ड स्कूल यानी कि फार्मर्स फील्ड स्कूल, वो फार्म पे जाके उनको एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी खाद डालें, इसमें कितना सीड रेट होना चाहिए और मौसम के हिसाब से इसकी जो बेहतरीन जो काश्तकारी है वो कैसे की जाए। तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगी, स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। प्रोसेस शुरू हो गया और इम्प्रूवमेंट इतनी फास्ट नहीं लेकिन हल्की फुल्की है, स्लोली, क्योंकि देखो ना रेजिलियंस टू चेंज है हमारा फार्मर। वो जो इतना ट्रेडिशनल देखो वो कोई 100 साल से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अच्छा, इससे उनकी आमदनियों में कितना इजाफा हुआ जो इस पैटर्न पे आए हैं? देखिए मॉडर्न पैटर्न पे आएंगे तो उनकी आमदनी में बहुत फर्क पड़ा है। देखो हाँ, अगर वो वीट की जगह चने पे आ जाते हैं, वीट की जगह अगर वो सरसों पे आ जाते हैं, दूसरे फसल करते हैं, मल्टीपल क्रॉप और करते हैं, तो उससे ठीक है, वीट भी हमारी जरूरत है, आप 5 एकड़ वीट करें लेकिन एक और क्रॉप भी करें। कल कला अगर वीट की मार्केट ज्यादा अच्छी नहीं है, प्राइस अच्छी नहीं है, तो आपको जो दूसरा क्रॉप है वो फार्मर को सहारा दे सकता है। हमें इस चीज को भी सोचना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग भी की जाए, यानी कि डाइवर्सिफाई पूरी की पूरी लैंड एक ही क्रॉप ना लगा दी जाए, सिंगल क्रॉप ना लगाएं, आप मल्टीपल क्रॉप लगाएं, इंटरक्रॉपिंग की करें, मल्टीपल क्रॉप करें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो प्राइस मैकेनिज्म है, अगर एक चीज की प्राइस कम होगी तो दूसरी की मार्केट में ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब, ये आपकी तजवीज़ तो बहुत अच्छी है और ये होनी चाहिए, लेकिन हमने फार्मर्स का जो एक लाइफस्टाइल देखा है, जो बड़े फार्मर हैं, छोटे फार्मर नहीं, वो इंतहाई इजी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको एक लगी अच्छा खासा एक इनफ्लो कैश आ रहा होता है क्रॉप्स की सूरत में, उन्होंने ठेके पे दी होती हैं और 6 महीने बाद उन्हें एक पैसा, और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो क्यों कहेंगे हम क्यों सरदर्दी ले खेतों में जाएं, ये फसल देखें, ये करें, वो करें, वो इस अपने लाइफस्टाइल से बाहर निकलने पे तैयार हो जाएंगे? डेफिनेटली वो हो जाएंगे, इसलिए होंगे क्योंकि अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है, फर्टिलाइजर की प्राइसेस देखें, डीएपी की प्राइसेस देखें, वो डबल होती जा रही है। यानी कि मार्केट इकोनॉमी उनको मजबूर कर रही है, क्योंकि आपको अगर चले जाते हैं पल्सेस में तो उसमें आपको कम जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर की भी और डीएपी की भी, बल्कि काफी जगहों पे तो वो यूज ही नहीं करते। तो आपकी जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमारे जो छोटे किसान मार्जिन बढ़ जाता है, उस पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। वीट में और कॉटन में वैसे भी आजकल इशू है कॉटन में कि व्हाइट फ्लाई ने लास्ट ईयर हमारी एवरेज प्रोडक्शन थी 15, तो वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई थी कॉटन में कि लोग जो है ना बेचारे सड़क पे आ गए। वो उनकी प्रोडक्शन जो भी आई उससे उनका वो गुजारा नहीं हुआ, उनका प्रॉफिट आया ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग जो माहिरीन हैं एग्री इकोनॉमी के, तो आप जैसे लोगों का काम नहीं है कि वो जो फार्मर्स को एजुकेट करें कि ये उनकी जो क्रॉप लगाने जा रहे हैं ये फिजिबल है या नहीं है, या अगर फिजिबल होगी तो इसमें ये रिस्क है, तो आप इसकी बजाय साथ साथ ये भी करें। हम फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स कराते हैं फार्मर्स को कि भाई इसका बेनिफिट ये है, ये बेनिफिट्स हैं और ये इनकर्ड हो रही है कास्ट। उसके बाद हम फार्मर्स को मोटिवेट भी करते हैं। फार्मर को हमने फ्री सीड भी दिया है, चने का, मूंग का सीड दिया है फ्री, कि जाएं आपकी जमीन है आप जाके करें। उससे फार्मर में 30 to 35% फार्मर वो चीज कर रहे हैं। देखो जो स्लोली प्रोसेस है, कभी एक दिन आएगा आफ्टर 2 to 3 years आफ्टर कि वो फार्मर वो प्रैक्टिस करेंगे जो ऑस्ट्रेलियन फार्मर कर रहे हैं, जो अमेरिकन फार्मर कर रहे हैं। देखे वो सारे जो है ना एक क्रॉप नहीं लगाते हैं, वो मल्टीपल क्रॉप पे जा रहे हैं, वो हमें वहां पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा फार्मर जो है ना कोई भी बेनिफिट नहीं ले पा। डॉक्टर साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, जैसे आपने वेजिटेबल या इस तरह की बात की,
मैंने सुना है कि गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडी सपोर्ट भी करती है ताकि वो ऐसे मौक़ों के लिए सरवाइव कर सकें और वो कोई ऐसी हिट आ जाती है तो उन पे ना जाए, और वेजिटेबल फूड की प्राइसेस आम कंज्यूमर तक स्टेबल रहे। वो ये ना हो कि उनको जैसे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है वो वेजिटेबल कॉस्ट बढ़ जाए और वो ऐड होके कंज्यूमर तक चली जाए। सर, आप व्हेन यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट लैंड है। ऑस्ट्रेलिया में एक गवर्नमेंट जो है ना, रिस्क फार्मर की होती है उसको वो शेयर करता है, उसको सब्सिडी प्राइस देता है। ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है कि डीएपी आपकी 15-16 हज़ार हो गई। फर्टिलाइजर, वो कंपोस्ट फर्टिलाइजर पे जाते हैं, वो सस्ता है, वो मार्केट में अवेलेबल है, वो कमर्शियली अवेलेबल है, वायबल है। ऑस्ट्रेलिया की जो पर एकड़ यील्ड है वीट की, वो 160 मन भी है, 140 मन भी है, 120 मन भी है, डिपेंड ऑन वैरायटी। डॉक्टर साहब, हमारी जो सबसे अच्छी वैरायटी है वीट की, वो कितने मन आती है? सर, हमारे शाह साहब हैं, खुर्शीद अहमद शाह साहब, उसके पास अकबर और उसके फार्म पे अकबर 19 और TD1 की जो हाईएस्ट थी वो लास्ट ईयर 95 थी। 95 दैट इज वेरी हाई, मतलब वो पाकिस्तान के लिहाज से सबसे अच्छी है। ये तो एक्सेप्शन एक किस्म की हुई, एक्सेप्शनल, लेकिन एक दो फार्म की हम बात करेंगे ना। एक वो एक एवरेज अगर हम ले तो फिर एवरेज तो सर हमारी 40 से भी कम है। तो ये बड़े अजीब सी बात नहीं आ रही? इंडियन एवरेज 70 प्लस है, इंडिया की अगर एवरेज ले, ताकि इंडिया में ये फर्टिलाइजर और डीएपी भी कम यूज कर रहे हैं, कंपोज यूज कर रहे हैं। लेकिन असल में उसका जो और सबब है वो है आपका वैराइटल ट्रायल्स और सर्टिफाइड सीड। इंडिया कोशिश कर रहा है, डिफरेंट वैरायटीज मार्केट में लेके आ रहा है वीट की, और वो सर्टिफाइड सीड दे रहा है फार्मर। हमारे पास तो सर्टिफाइड सीड है ही नहीं। आप अगर को कहीं से भी वो लेके वो पैक करके उसको ब्रांड कर दिया कि ये अकबर 19 है, ये सतार है, ये फखरे है। आप इतनी अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर, जिनका काम ही यही है इन चीज़ों को चेक करना, तो वो क्या सोए रहते हैं, क्या करते? बस एग्रीकल्चर जो गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती तो हमारे पास ये नहीं होता कि फर्टिलाइजर जो 3200 वाली 6500 में मिलती। हमारे पास अगर गुड गवर्नेंस होती तो गवर्नमेंट शुड थिंक कि एक डीएपी जो 11,000 की है वो 15,500 क्यों मिल रही है मार्केट में, ब्लैक मार्केट क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही सर्टिफाइड सीड है ही नहीं। सीड कंपनीज की मर्जी है उस सीड में अंदर से क्या उन्होंने डाला है, ऊपर से क्या डाला, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डॉक्टर साहब बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई। जी हाँ, वो थी गवर्नेंस की। एक तो डॉक्टर साहब ओवरऑल मुल्क की गवर्नेंस का मसला है, दूसरा खुसूसन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गवर्नेंस और बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से फार्मर्स और कंज्यूमर सफ़र करते हैं। एग्रीकल्चर तो सर मैं ये कहता हूं कि बस वो बराए नाम है जो मिनिस्ट्री है, क्योंकि पूरी दुनिया मैंने देखी। आई बिन टू अमेरिका फॉर 8 टाइम्स, आई बिन टू यूरोप, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि प्राइस स्टेबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया में आप भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखो, जब मैं 1997 में जो कीनो की प्राइस थी वो मैं 2019-20 में भी गया हूं, वही प्राइस थी। ये स्टेबिलिटी इतनी रखते हैं, स्टेबल। यहाँ पे राइस की आप प्राइसेस को देखें कैसे एकदम बढ़ जाती है, कैसे एकदम कम हो जाती है। हमारी टमाटो 400 भी होती है, हमारी टमाटो 10 रुपए भी होती है। ये हमारी प्राइस स्टेबिलिटी है। तो हमारा जो कंट्रोल मैकेनिज्म है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, प्राइसेस कमीशन का, वो फॉल नहीं कर पा रहा। डॉक्टर साहब, इसकी ये वजह तो नहीं पाकिस्तान में कि इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं, पैसा वो क्रॉप्स लेके स्टॉक कर लेते हैं, जैसे चावल की होगी, इस तरह हो गई। तो क्या इन क्रॉप्स को स्टॉक करना मुनाफे के लिए ये दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आप देखें ना, आप पहले डोमेस्टिक नीड्स, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पहले तो वो डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द वांट्स ऑफ द कस्टमर उसको देखे कि एक मार्केट में आर्टिफिशियल आप डिमांड क्रिएट करा रहे हैं।
आप एक शॉर्टेज क्रिएट करा रहे हैं, जो बंदे को, जैसे चीनी है जी चीनी में, शुगर में भी यही है ना कि प्राइस शॉक्स है, जी जी, एकदम आप उसको बढ़ा देते हैं, एकदम आप उसको बढ़ा ही देते हैं, और वो आर्टिफिशियल है, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल। लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग, मतलब कोई 50-60 लोग पाकिस्तान में उस चीजों को कुछ टाइम के लिए वो डंप कर देते हैं, वो फर्टिलाइजर हो, वो डीएपी हो, वो खाद हो, वो सारी चीज, वो आप बता रहे थे कि वो डबल हो जाती है खाद वो की डबल प्राइसेस पे वो लेते हैं। चावल भी ऐसे ही है कि उसकी वजह यही है कि वो इन्वेस्टर्स के हाथ में वो आ जाती है और वो उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू, क्योंकि आर्टिफिशियली वो शॉर्टेज क्रिएट करा के हमारा कंज्यूमर इज सफरिंग, जाहिर है वो, और फार्मर सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। फार्मर ने देखे इनपुट्स जो लेने हैं, वो उसके पास पैसे तो होते नहीं है, वो बेचारा कहीं से कर्ज लेता है, वो कर्ज पे डीएपी 6,500 की लेता है, जिसकी प्राइस है 3200-3400। तो नोबडी इज थिंकिंग कि हाउ वी कैन हैंडल विद दिस सिचुएशन। हमारे सारी जो बैड गवर्नेंस है, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सबको सोचना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। हमारा फार्मर जो 2-3 एकड़ है, उसको हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन उसको इनपुट्स इतने महंगे मिल रहे हैं कि उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डबल हो जाती है। जब डबल हो जाती है वो फिजिबल ही नहीं रहता, उसको 1 रुपया भी नहीं बचता, वो बेचारा पुअर से पुअर होते जा रहा है। और जो माफिया है, जो हमारे माफिया हैं, जो वो डंप कर रहे हैं चीजों को, डीलर्स और ये, वो कमा रहे हैं। अच्छा, वो मार्केट इस तरह करती कि वो जो जिसके पास कैपेसिटी नहीं होती फंड्स, वो उनको लेंड कर देते हैं और पहले ही उनकी सारी क्रॉप बाउंड कर लेते हैं, और वो मजबूर होता है कि उन्हीं को अपनी क्रॉप देने के, वो अपनी मर्जी के रेट से वो उठा लेते हैं। एग्जैक्टली जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन यूके ने, वो आपको सब्सिडी, मिडिल मैन आपको क्या करता है, इनपुट के डबल आपको देता है। फार्मर मजबूर होता है उससे फर्टिलाइजर लेना, फार्मर मजबूर होता है उससे कर्जा लेना। जब क्रॉप आती है तो वो सारा मिडिल मैन लेके जाता है। मिडिल मैन ने, उसकी खैर तो होती नहीं है, वो आप और जो भी फार्मर्स हैं उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है, फिर उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम पैसों में लेता है। वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दी, अभी हमने एक रिसर्च की तो उसमें पता चला कि जो चना है वो फार्मर से फार्म गेट पे 5,000 में लेता है, उसको सॉर्टेड ग्रेडेड करके मार्केट में वो 12,000 की 13,000 का बेच रहा है। फिर कुछ ऐसे भी मिडिल मैन थे, ऐसे भी थे कि वो उसको और अच्छा करके वो बीज के शक्ल में वो 16,000 में बेचता है। अब देखो हमारे फार्मर को क्या मिला, 5,000 रुपया, उसने कितना डबल ट्रिपल प्रॉफिट ले लिया। अच्छा, मिडिल मैन जो है असल प्रॉफिट तो वो कमाता है, बिल्कुल, और मेहनत फार्मर करता है और सारी प्रोडक्शन वो करता है, एग्रीकल्चर वो करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आएंगे अब पाकिस्तान की जैसे क्रॉप्स हैं, गंदम तो मुल्क में कंज्यूम हो जाती है, ये एक्सपोर्ट नहीं होती। हमारी एक क्रॉप है चावल जो कि एक्सपोर्ट होता है, एक क्रॉप है कॉटन, लेकिन वो वैसे भी बेल्स की शक्ल में भी एक्सपोर्ट होता है, यार्न बन के कुछ वैल्यू एडिड हो सकता है। और ऐसी कौन सी क्रॉप हैं जो कि एक्सपोर्ट हो सकती हैं, पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है, जो यहाँ लगाई जाए? सोयाबीन आप पल्सेस में जो है ना, सोयाबीन तो पाकिस्तान में भी बड़ा इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी कास्ट बढ़ाई जाए। जो रकबा है, लोग जो है ना सोयाबीन को ज्यादा करें, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो सारे लगाएं, उसका जो है ना वेरी फैसलाबाद, ये सारा जो बेल्ट है डस्ट का, ये सारा अच्छा है इसके लिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? लोगों को पता नहीं है, पता है अवेयरनेस नहीं है। वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। उसके अलावा राइस में देखो, उनको एजुकेट भी किया जाए, उनको सीड, और फर्स्ट टाइम उनको सीड और ये सारे कंपोस्ट फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें फ्री दें, तब जाके गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग। गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। अगर उन्होंने इंपोर्ट के बिल को कम करना है तो ये सारे मल्टीपल क्रॉप पे उनको फोकस करना चाहिए और फार्मर्स को स्ट्रेंथन किया जाए। हमारे फार्मर पहले ही बहुत ज्यादा जो है ना पिस चुके हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। उनकी प्रोडक्शन वो नहीं आ रही जो उनकी आनी चाहिए।
अच्छा, एक तो उनको इस हवाले से भी अपडेट करना चाहिए कि वो अपनी टाइमली क्रॉप्स ग्रो करें और क्या पैटर्न रखें और कौन सी क्रॉप्स किस वक्त लगाएं। ये सारा गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फौरी तौर पे एजुकेट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल मसले की तरफ आ रहा हूँ। एक और हमारी क्रॉप है गन्ना, जो कि सारा शुगर मिलों के हवाले चला जाता है और किसान जो है वो उनकी जो एक प्राइस होती है वो उसको लेने के लिए भी रोते रहते हैं और कहते हैं कि गन्ना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इस मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ है कि नहीं है। वैसे गन्ना बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो बड़ी कम है। 600-700 मन आता है पर एकड़। हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है सैयद खुर्शीद अहमद शाह के फार्म का कि उसने 3450 मन लिया है गन्ना लास्ट ईयर शुगर कैन। तो अब उसमें जो वैरायटी थी वो मोस्टली जो वैरायटीज उसने लगाई हैं उस पर फिर इनपुट्स का भी है, उस पर टाइमली सोइंग भी है, उस पर वो जो पानी के डोजेज हैं टाइमली वो भी है। अच्छा, ये मुकम्मल साइंटिफिक अप्रोच से अगर आप गन्ना करते हैं तो आप 3500 मन तक भी जा सकते हैं, 5000 तक भी जा सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली आई हैव स्टडीज, क्योंकि एक मैंने रिसर्च पेपर लिखा शुगर केन पे, तो मैंने एक स्टडी की तो 6200 तक भी गए हैं ब्राजील में। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर गन्ने की हमारे पास रकबा नहीं बढ़ाते, उसी गन्ने को 600 से लेके हम अगर 2200 तक जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, इनपुट्स कास्ट थोड़ी बढ़ा देते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट तो आता है ना। पर एकड़ यील्ड ज्यादा हो जाएगी, पर एकड़ यील्ड जाएगा तो आपकी प्रॉफिट भी ज्यादा। अच्छा, ये शुगर मिलों का काम नहीं है कि वो भी इन फार्मर्स को हेल्प आउट करें कि आप कैसे अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ा सकते हैं और उनको एजुकेट करें, साइंटिफिक मेथड्स उनको एम्प्लॉय करने दें और सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। वैसे होना तो यही चाहिए कि जो भी शुगर मिल्स वाले हैं अपने अपने इलाके में एजुकेट द फार्मर्स ऑफ शुगर कि अपनी क्रॉप्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल उसको कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली नोबडी इज डूइंग दिस, कोई नहीं कर रहा। या तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिसर्च और एक्सटेंशन, ये सारे फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फार्मर है वो जब तक एजुकेट नहीं होगा तब तक वो मॉडर्न प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। वो क्यों थ्रेशर लगाएगा, वो क्यों मॉडर्न मशीनरी लगाएगा जिसके एकड़ 2 एकड़ है या 3 एकड़ है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डबल हो जाती है। ये गवर्नमेंट को सब्सिडी रेट पे सारी मशीनरी देनी चाहिए, देन फार्मर कैन बूस्ट अप। और मेरी एक सजेशन ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में मैं था आर्मिडेल में। आर्मिडेल इज अ वेरी स्मॉल सिटी 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिडनी एंड इज अ बॉर्डर फॉर द ब्रिस्बेन। वहां पे फार्मर्स को वो क्या करते थे कि एक स्टोर होता था, यूटिलिटी स्टोर, वहां फार्मर को खाद से लेके फर्टिलाइजर से लेके हर चीज मिलती थी और वो सब्सिडी रेट पे, कंट्रोल रेट पे। नहीं, अब भी गवर्नमेंट कहती है हमने सब्सिडाइज दी है खाद, लेकिन वो फार्मर ब्लैक में ही खरीद रहा होता है। नहीं, गवर्नमेंट तो अनाउंस करती है प्राइस, लेकिन नोबडी इज केयरिंग अबाउट के 3200-3400 में वो फार्मर को नहीं मिलती, क्योंकि वो डीलर के हाथ लग जाती है। वही ना, वो फार्मर ब्लैक में ही खरीद रहा होता है। फार्मर हमेशा बेचारा इधर पाकिस्तान में ब्लैक में करता है। उसका यही रीजन है कि अगर गवर्नमेंट हैज टू गो फॉर दी एग्रीकल्चर यूटिलिटी स्टोर। हाँ, ये आप कॉन्सेप्ट दे रहे थे, ये जरा एक्सप्लेन करें। एग्रीकल्चर यूटिलिटी स्टोर का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको सीड भी वहां से मिलेगा सब्सिडी पे, फर्टिलाइजर, सारी चीजें, सारे इंप्लीमेंट, इवन ट्रैक्टर, इवन वो सारे आपको सब्सिडी रेट पे मिलेगा। तो फार्मर स्ट्रेंथन होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया उनको सपोर्ट प्राइस भी करता है। अगर वो डीजल की प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फार्मर के लिए स्पेशल वो कहते हैं कि इनको डीजल पे भी 50% ऑफ करके दें। तो वो फार्मर को हर तरह से वो फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दिस मॉडल कैन अप्लाई इन पाकिस्तान, और इस वजह से उनकी जो फूड प्राइसेस है वो स्टेबल रहती है। स्टेबल फूड प्राइसेस है, आप बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाती, नहीं बढ़ती। जैसे कि अब हमारा आटा इतना महंगा हो गया और रोटी जो है वो 20 रुपए 30 रुपए तक जा पहुंची है।
ये और जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, आटे की प्राइस आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। देखिए वहां पे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो तो बड़ी सस्ती हैं। इज अ वेलफेयर स्टेट, आपको वो पैसे तो गवर्नमेंट वैसे ही देती है, अगर आप कमाते नहीं कमाते, वेलफेयर स्टेट है, आपको डोल अलाउंस मिल जाता है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। लेकिन देखें कि उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी पे काम किया है। कोल्स, फ्रैंकलिन और वुलवर्थ, जो भी बड़ी चेन्स हैं, आप जाएं उसमें प्राइस डिफरेंस इतना नहीं होता कि ऐसे नहीं कि आप कोल्स में गए कि आपको बेसिक फूड प्राइसेस इतना डिफरेंस भी नहीं, और वो हमेशा स्पेशल, हर रोज कोई स्पेशल होता है। जी। स्पेशल मींस वो 50% में 30% में लगा देते हैं जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे आटा है, ब्रेड है आपका। अच्छा, दूसरी बात कि पाकिस्तान में महंगा है मटन, पाकिस्तान में महंगा है चिकन कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, वहां सस्ता है। पाकिस्तान महंगा मुल्क है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा महंगा मुल्क है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका उनके हिसाब से। हालांकि वो दुनिया की तरक्की बेहतरीन इकोनॉमीज हैं और हमारी इकोनॉमी का भी बुरा हाल है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ वो सस्ते, हम महंगे। वहाँ $2.5 में आपको चिकन मिल जाता है 1 किलो, यहाँ पे 1 किलो जो है ना $2.5 में नहीं मिलता ऑस्ट्रेलियन। और चिकन क्वालिटी भी बड़ी फर्क, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हर चीज में वो अच्छे हैं। हमारी क्वालिटी भी बहुत, हमारी क्वालिटी भी अच्छी नहीं और हाइजीन्स भी नहीं होते। वो जिस तरह सेल हो रहा होता है जिन फटों पे, जिस तरह वो उसका गोश्त बना रहे होते हैं, टोटल अनहाइजेनिक होता है। और बड़ी बात जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखी कि बेसिकली दे आर दी डिफरेंट नेशन, वो स्पोर्ट्स नेशन है और वो कोशिश करते हैं कि जो भी हम चीज खाएं वो हाइजेनिक हो, अच्छी क्वालिटी हो। और वैसे भी आप स्टोर्स जो भी देखें, आप जब भी जाएं, कोल्स पे जाएं, एलडीज पे जाएं, प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या तजवीज़ देंगे कि हम अपने फार्मर्स को किस तरह एजुकेट करें यूनिवर्सिटी लेवल पे? जैसे अपने फार्मर वो स्कूल के थे वैसे किया जाए। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि वो कन्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन छोटे फार्मर के पास पैसा नहीं होता कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सर मेरा तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जैसे टंडोजाम है, फैसलाबाद है, सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं, दे शुड गो फॉर द फार्म्स। वो फार्म पे जाएं, उनको एक 6 माह की ट्रेनिंग दी जाए कि आपने फार्मर को मोटिवेट करके दूसरा क्रॉप लगवाना है, लगवाएं, उसका रिजल्ट लेके आए, उसकी प्रोडक्शन लेके आए कि और उसका कास्ट कितनी थी, बेनिफिट कितना है, CBR भी निकाल के आए। तो जब इतने 1000 स्टूडेंट हमारे डिफरेंट फार्म्स में अपने अपने इलाके में जाएंगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होंगे और उसकी बेस पे उनकी ग्रेडिंग भी हो सकती है। एग्जैक्टली, उनकी ग्रेडिंग भी होगी और उस बच्चों को फाइनल ईयर तो सारा ये फील्ड पे हो, फील्ड में भेजा जाए और फील्ड में जाके वो काम करें, क्योंकि व्हाट एवर इन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन द फील्ड में देखें कि वो डिफरेंट है या नहीं है, और रिजल्ट्स लेके आए। और उसके बाद जैसे इंटर्नशिप होती है, इस तरह इंटर्नशिप वो फार्म पे जाके करें। और फार्म पे वो फार्म डिफरेंट फार्म्स हैं, और उसमें अभी तो एक सिंध में भी और पंजाब में भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को डिफरेंट जो लैंड होल्डर्स हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, वो उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास 2000 एकड़ है तो आप 4 स्टूडेंट हैं, आप 4 ये काम कर लें। अच्छा, अब अवेयरनेस आ रही है। दिस इज अ गुड थिंग। अच्छा, ये अब यूनिवर्सिटीज़ को आपकी तजवीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ को अब चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को फार्म पे भेजें और जैसे एक इंटर्नशिप होती है, एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स लेके जाएं और फार्म पे वो काम करें और उसकी बेस पे उनकी ग्रेडिंग की जाए। Exactly, the final year student, that's my recommendation that they should go for the farm. Especially वो जो फाइनल ईयर के जो भी फाइनल स्टूडेंट हैं, फाइनल सेमेस्टर है, वो फील्ड में जब तक नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू असाइन देम मार्क्स, उससे फर्क होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें की। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को हम अगले प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। ऐसे माहिरीन की बातें अगर सुनी जाएं, समझी जाए, अमल किया जाए तो हमारे मुल्क की ज़राअत बहुत तरक्की पजीर हो जाएगी, तरक्की पजीर है
और बहुत बेहतर हो जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने तजवीज़ दी कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को अपने फाइनल ईयर में फॉर्म पे जाके काम करना चाहिए, अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम वहाँ करना चाहिए, उसके रिजल्ट्स ला के अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देने चाहिए, उसकी बेस पे ग्रेजुएशन की डिग्री उन्हें दी जाए। दूसरा डॉक्टर साहब की एक बहुत शानदार तजवीज़ एग्रीकल्चर यूटिलिटी स्टोर्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे छोटे फार्मर्स को उनकी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें सब्सिडाइज रेट पे मिले, जो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचे। ये ना हो कि किसी चीज़ पे उनको कोई सब्सिडी दी जाए और वो डीलर के हाथ चढ़ जाए और डीलर फिर महंगी करके बेचता रहे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आप सिंध से तशरीफ़ लाए। उम्मीद है आगे भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। खुदा हाफिज़ नाज़रीन।